कि तू न रोना कि तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं। घोड़ी चढ़कर तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। जब गुलिस्तां को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। अब ये कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। तो हमारे बीच में वो इंसान है जो थोड़ी सी रोशनी भी डाले तो आपके और मेरे मस्तिष्क में ये साफ हो जाएगा कि धर्म और आध्यात्म, राजनीति धर्म और आध्यात्म से आती है, आध्यात्म और धर्म में राजनीति नहीं होती। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। अभिषेक मनु सिंघवी जी के बोलने के बाद में कुछ बचता नहीं है। और अमिता जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि वैल्यू ब्रेक पॉलिटिकल टाइम में वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। डॉक्टर संजय सिंह जी, शीला जी अभी बोलकर गई हैं। मनु सिंघवी जी ने बहुत ख़ास बातें बहुत ही सरल अंदाज में बताई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन और उन्होंने उसकी व्याख्या भी की, लेकिन मैं जो वर्तमान हालात हैं उस पर यह कहना चाहता हूं कि जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमें मिला, तो वो इंसानों के लिए बना था। और अब हिंदुस्तान के अंदर इंसानों की संख्या कम हो रही है। कुछ हैवान हो गए हैं, कुछ शैतान हो गए हैं। बात बहुत अच्छी है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बुराई हो ही नहीं सकती है। गीता कुरान की भी बात हुई, धर्म अध्यात्म की बात हुई। मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देना चाहता हूं कि धर्म से अलग हट करके, आध्यात्म से अलग हट करके राजनीति हो कैसे सकती है? क्योंकि धर्म का जो मोटिव है वही राजनीति का मोटिव है। मानव के उत्थान की बात और मूल्यों की बात हर एक धर्म करता है। गीता का किसी भी श्लोक का आप अगर अध्ययन करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वहां संकीर्णता नजर आएगी, नैरोनेस नजर आएगी, विराटता नजर आएगी। उपनिषद का अध्ययन करेंगे, कहा गया है शास्त्रों में, अयम निजे परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित नान्तु वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब है कि ये तेरा है, ये मेरा है, ये अपना है, ये पराया है, ये छोटी सोच वाले लोग सोचते हैं। जिनका हृदय विराट है उनके लिए पूरी वसुधा एक परिवार है। तो जो बात आज इंटरनेशनल ग्लोबलाइजेशन की होती है और हो रही है, तो ये तो 5000 साल पहले कृष्ण ने कही। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? कुरान को उठा के आप देखेंगे डॉक्टर संजय सिंह जी,
मनु सिंघवी साहब ने जरूर पढ़ा होगा। कुरान की एक आयत है कि अल खल्क अयालुल्लाह। उसका अर्थ है कि तमाम मखलूक अल्लाह का कुनवा है, यानी जो भी कुछ सृष्टि पे दिखाई दे रहा है वो एक ही परिवार है। बात ये भी एक है। तो फर्क कहां है? मुझे लगता है कि धर्म और धर्म ग्रंथों की वजह से प्रॉब्लम नहीं है। धर्म की व्याख्या जो की जा रही है और धर्म ग्रंथों को जो तोड़ मरोड़ करके अपनी तरह से पेश किया जा रहा है, यहां प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मुझे याद है गांधी चंपारण के आंदोलन में किसी गांव से गुजर रहे थे। ये बात मैं खास तौर से इसलिए रखना चाह रहा हूं कि आप वो लोग हैं जो अपने अपने फन में मास्टर हैं और यहां तक पहुंचे हैं। अब सिर्फ मैं आपकी तारीफ करूं, आप मेरी तारीफ करें, मनु सिंघवी जी शीला जी की तारीफ कर दें, शीला जी मनु सिंघवी की कर दें, आचार्य प्रमोद कृष्णम को अच्छा सा बुके दिया जाए और उनको प्रशस्ति पत्र दे के विदा कर दिया जाए, तो ये बात किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकती है। अगर हमें निष्कर्ष पे पहुंचना है और ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस को वाकई देश के अंदर हमें खड़ा करना है और इस मैसेज को क्लियर करना है, तो हमें ग्राउंड रियलिटी पे बात करनी पड़ेगी। गांधी चंपारण के गांव में पहुंचे और किसी घर के आगे उन्होंने पानी मांगा। अंदर से पानी देने वाली महिला ने हाथ करके बाहर वो गिलास, लोटा, जो भी बर्तन था दे दिया। तो गांधी थोड़ा ठहरे, उन्होंने कहा भाई ये बात मेरी समझ में नहीं आई, आपको मुझे पानी घर से लाना है तो बाहर आकर के दे दो। अंदर जो महिला थी उसने कहा कि बापू मैं बाहर नहीं आ सकती। तो उसने कहा क्यों नहीं आ सकती? गांधी ने सोचा हो सकता है कोई पर्दा। उसने कहा अगर तुम छोटी होगी मेरी बेटी की तरह होगी, बड़ी होगी थोड़ी बहन की तरह होगी, और बड़ी होगी मां की तरह होगी। तो उस औरत ने कहा बापू बात ये नहीं है, बात ये है कि इस घर में दो औरत रहती हैं और धोती एक है। इस घर में दो औरत रहती हैं, साड़ी एक है, धोती एक है। जब वो काम पे जाती है धोती लपेट जाती है, मैं नंगी हूं। कैन यू इमेजिन? गांधी के हाथ से लोटा गिर गया। गांधी ने कहा जब तक इस देश का किसी भी कोने में रहने वाली औरत के तन ढकने तक कपड़ा नहीं होगा, गांधी नंगा रहेगा। आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि गांधी नंगे क्यों रहते थे, और गांधी ने उस वचन को आखिरी सांस तक निभाया। यह गांधी का देश है। लेकिन अफसोस हो क्या रहा है? लोहिया का नाम सुना होगा, राम मनोहर लोहिया, सुना ना सबने? समाजवाद के जनक के रूप में उनको जाना जाता है। जब लोहिया का अंतिम समय आया, इतने बड़े विचारक, इतना बड़ा क्रांतिकारी व्यक्ति, सामाजिक मूल्यों को जीने वाला व्यक्ति, इतना प्रसिद्ध व्यक्ति, जब उनका अंतिम वक्त आया तो उनकी जेब से कुछ कागज जिन पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे और 10 आने पैसे, 10 आने, 10 रुपए नहीं, 10 आने, एक आने में 6 पैसे हुआ करते थे, तो 10 आने में कितने हुए? 60 पैसे। 10 आने पैसे लोहिया की जेब में निकले। अफसोस तब होता है जब लोहिया के नाम पे बनी पार्टी के नेता 10-10 हजार करोड़ के मालिक होते हैं। समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ लोहिया के नाम पर। उत्तर प्रदेश की बात करना चाहूंगा। बातें थोड़ी कड़वी करनी पड़ेंगी, अब मैं कड़वी करने के लिए जाना जाता हूं।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हुए? मुलायम सिंह यादव। उसके बाद उनके प्रमुख महासचिव हुए उनके भाई रामगोपाल यादव। उसके बाद दूसरे महासचिव हुए उनके भाई शिवपाल यादव, और मुख्यमंत्री बनाया अपने पुत्र अखिलेश यादव को। महिला विंग बनाई तो उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई बहू डिंपल यादव। अब यह समाजवाद का कौन सा अनूठा नमूना है डॉक्टर साहब? लेकिन कांग्रेसी कोई नेता समाजवादियों के खिलाफ नहीं बोल सकता, क्योंकि उन्हें समर्थन लेना है। दिस इज फैक्ट। अमिता सिंह जी सोच रही होंगी बुलाए थे आचार्य जी अच्छी बात करने को, क्या बात करनी शुरू कर दी। एक दिन मैं अभी टेलीविजन पे देख रहा था बहन मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाई मैंने कुछ कहा ही नहीं, आप क्यों हंसना शुरू हो गए? अमिता जी आपने पता नहीं देखी नहीं देखी, डॉक्टर संजय सिंह साहब यहां बैठे हैं, इन्होंने जरूर मायावती जी का कार्यकाल देखा होगा, मायावती जी भी गौर से देखी होंगी। लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एक सेंटेंस कहती हैं कि हमारी जैसी ईमानदार पार्टी कांग्रेस जैसी पार्टी से अलायंस कैसे करे। अब सोचो जरा, और ईमानदार शब्द पे जोर डाला उन्होंने कि हमारी जैसी ईमानदार पार्टी, अब बताओ कांग्रेस से अलायंस कैसे करे। बाबा साहब के नाम पे राजनीतिक पार्टी बनी, कोई बात नहीं, बननी चाहिए। इस देश का कोई पत्रकार, कोई वकील, बैठे हैं मनु सिंघवी जी, सुप्रीम कोर्ट का कोई जज, हाई कोर्ट का कोई जज, लोकल अदालतों का कोई जज, कोई आईएएस ऑफिसर, कोई आईपीएस ऑफिसर, और देश के किसी भी पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता से लेके बड़े से बड़े नेता सब जानते हैं कि वो 10-10 करोड़ रुपया लेके टिकट देती हैं। किसी की मजाल है जो उनसे पूछे क्यों लेती हो? कोई पीआईएल दाखिल कर सकता है? मनु सिंघवी जी अगर कहें तो हम लोग तैयार हैं पीआईएल करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अगर पीआईएल किसी ने की और मनु सिंघवी जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तो कांग्रेस हाई कमान आए, कहेगा कि भाई क्या कर रहे हो आप। कपिल सिब्बल जी पहुंच गए थे सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट, तो बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस तो हिंदू विरोधी है, मंदिर का विरोध कर रही है। कपिल सिब्बल को बेचारों को वापस लेना पड़ा अपना नाम। जब देश का सिनेरियो ऐसा है, राजनीतिक परिदृश्य ऐसा है, ऐसे दौर में वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स की बात अमिता जी आपकी ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस ने की है, तो मैं आपको सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। दोस्तों, जब सूरज चमक रहा हो और आप बाहर जाकर के 1000 वॉट का बल्ब जलाओ तो कोई बड़ा काम नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा। जब घोर अंधेरा हो तब एक शमा जलाना भी बड़ी बात होती है। जहां हर क्षेत्र में, हर एक जगह वैल्यू खत्म हो रही है, एक जगह थोड़ी हो रही है, समाज का ताना बाना चूर चूर हो रहा है, तार तार हो रहा है। आप लोग आए हैं, वक्त निकाला है, आप लोग जुट रहे हैं, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स की बात दिल्ली के इस ऑडिटोरियम में होगी तो अच्छी बात है, लेकिन देश नहीं जागेगा। देश तब जागेगा जब वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स की बात गांव-गांव जाकर आप करेंगे, तब देश जागेगा। क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर सब कुछ जनता से है। मनु सिंघवी जी ने बहुत अच्छी बात कही और उसको एक्सप्लेन भी किया
हम जनता के लिए हैं, जनता के द्वारा हैं, जनता बात ठीक है, लेकिन क्या करोगे? जनता में 80% तो सब, क्या करोगे? अगर इस देश की जनता में जागृति आती, मुझे लगता है कि जब देश आजाद हुआ, भगत सिंह की उम्र कितनी थी? 23 साल, जब वो फांसी के फंदे पे झूला। अब मैं थोड़ी जिम्मेदारी से, भाई टाइम है थोड़ा, ज्यादा तो नहीं बोल, नहीं, मनु सिंघवी जी भी कम टाइम नहीं लिया उन्होंने, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। शीला जी ने बिल्कुल, हाँ? लेकिन मैं एक और बधाई इनको देना चाहता हूं, अमिता जी को, कि इन्होंने वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स में शीला जी से ओपनिंग कराई। जिन शीला जी को उन्होंने परास्त कर दिया जिनका कोई वैल्यू नहीं है। भगत सिंह की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि 23 साल का जवान, उसके सपने क्या होते हैं? आप लोग भी 23 साल से गुजरे होंगे। उन दिनों मोबाइल नहीं था, लेकिन बाकी तो सब चीज थी। 20 से 25, 21 साल में क्या है? चैटिंग फैटिंग ये सब चलता रहता है उसे। लेकिन भगत सिंह की जिंदगी में ये नहीं चल रहा था। इस देश की मिट्टी को खून चाहिए, बलिदान चाहिए, उसके जहन में ये चल रहा था। सुबह फांसी होने वाली है, शाम को उसकी मां मिलने आती है। अब मैं इसलिए ये बात थोड़ा सा उधर ले जाना चाह रहा हूं कि देश कैसे कैसे रास्तों से गुजरा है। हम ये सोचते हैं, जैसा आप सोच रहे होंगे कि ये देश ऐसा ही था। शीला जी जब चीफ मिनिस्टर नहीं थी, उससे पहले दिल्ली कैसी थी, और 15 साल के बाद दिल्ली कैसी बनी। ये जो स्टेडियम्स देख रहे हैं, फ्लाईओवर्स देख रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ने उन्हीं शीला दीक्षित को हरा दिया। 4 लुच्चे लफंगे एक साथ खड़े होकर नारे लगाना शुरू कर दिया, उन्हें गद्दी दे दी। महा झूठे, महामक्कार, दुनिया भर के चोर। डॉक्टर साहब, हैं? ऐसे नहीं, देश कहां कहां से गुजरा है। सोच के देखो, 23 साल की उम्र में सुबह तुम्हें मरना है। जिसकी उम्र ज्यादा है वो भी सोच ले कल मरना है। रात भर नींद नहीं आएगी मेरे दोस्तों। अगर ये पता चल जाए ना कि तुम्हें ऐसी बीमारी है जिसको क्योर नहीं किया जा सकता है। उसे पता था सुबह जाएगा, मां आती है, मां की आंखों में आंसू हैं। वो कहता है तुम मेरी मां है, भगत सिंह की मां है, तेरा बेटा कोई गुनाह की सजा पाने के लिए फांसी पे नहीं चढ़ाया जा रहा है। तेरा सर फख्र से ऊंचा होना चाहिए, चेहरे पे चमक होनी चाहिए। तो उसकी मां कहती है कि बेटा मैं जानती हूं, बट जब तू पैदा हुआ था ना, एक सपना देखा था, और जैसे जैसे तू बड़ा होता चला गया, मेरा सपना बड़ा होता चला गया। मैंने सपना देखा था जो हर माँ का होता है, कि तू बड़ा होगा, जवान होगा, घोड़ी पे चढ़ेगा, शादी होगी, दुल्हन आएगी। सोचती हूँ 23 साल की उम्र में तू कल चला जाएगा, तो मेरा सपना टूटता नजर आता है, और जब सपना टूटता है तो आंखें छलछला जाती हैं। माफ करना बेटा। तो भगत सिंह का मैसेज क्या है? अपनी माँ के थ्रू भगत सिंह अपनी माँ से कहता है, पहले उस जज्बे को भी सलाम करना, सोचना एक ऐसा व्यक्ति जो कल जाने वाला। वो क्या कह रहा है कि तू न रोना कि तू है भगत सिंह की माँ, न रोना कि तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं। घोड़ी चढ़कर तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। ये हमारा देश है मेरे दोस्तों। अशफाक उल्लाह खां का नाम आपने सुना नहीं सुना? भरी जवानी में फांसी के फंदे तक उसे ले जाया गया, और जेलर ने कहा कि कुछ आखिरी ख्वाहिश है, तो वो थोड़ा चुप हुआ।
उसने कहा कुछ आखिरी ख्वाहिश है? मुसलमानों में तो, इस्लाम में दूसरे जन्म का भी जिक्र नहीं है, जो है इसी जन्म में, बताओ कुछ है? तो अशफाक ने पता क्या कहा? अशफाक ने कहा कि कुछ आरजू नहीं गर आरजू तो ये है, कुछ आरजू नहीं गर आरजू तो ये है, लाकर जरा सी रख दो खाके वतन कफन में। हाँ? अब जरा देखना, भगत सिंह ने तसव्वुर नहीं किया होगा कि ये मुल्क केवल सिखों का होना चाहिए। अशफाक ने तसव्वुर नहीं किया होगा कि इस मुल्क में मुसलमानों से सबूत मांगा जाएगा देशभक्ति का, कदम कदम पे देशभक्ति का सबूत मांगा जाएगा। और सोचने की भी बात नहीं है कि वो सबूत मांगेंगे जिन्होंने देशभक्ति का दा नहीं पढ़ा। मैंने एक बीजेपी के नेता से पूछा कि भाई, नहीं, उसने मुझसे कहा तुम हमारी पार्टी के खिलाफ क्यों बोलते हो? मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है यार, मैं खिलाफ नहीं बोलता हूं, मैं थोड़ी सी प्रेम मोहब्बत की बात करता हूं, भाई धर्म के नाम पे झगड़े वगड़े मत करो। बोले नहीं नहीं, तुम हमारी पार्टी के खिलाफ बहुत बोलते हो। जब उसने थोड़ा मुझे हड़काने की कोशिश की तो मैंने कहा भाई इसलिए कि देश की आजादी में तुम्हारी पार्टी का कोई रोल नहीं था। ताली अभी मत बजाओ, आगे बजाना जब उसका जवाब आएगा। संजय सिंह जी, मैंने कहा भाई तुम्हारी पार्टी का कोई रोल नहीं था। कहता तुम पागल हो, जब हमारी पार्टी नहीं थी। कैन यू इमेजिन? जब हमारी पार्टी नहीं थी, जब गुलिस्तां को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। अब ये कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। है? अरे ये कोई बात है? ये देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, उतना सिखों का है, उतना ईसाइयों का है, और ये देश उनका भी है जो किसी धर्म को नहीं मानते, क्योंकि ये देश इंसानों का है, इंसानों का। इसलिए ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के इस प्रोग्राम में आकर के मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मैं सोच रहा था मुझे और थोड़ी देर बाद बुलाएं, मैं बाकी लोगों को सुनूं। आप सबकी शालीनता, आप सबकी सौम्यता, आप सबका जो सच्चाई को सुनने और समझने का जज्बा है, मैं आप सबको भी प्रणाम करता हूं मेरे दोस्तों। क्योंकि अमिता जी, देशभक्ति की बातें दो तरह के लोग कर रहे हैं आजकल, बाकी नहीं कर रहे। दो तरह के लोग बेचारे देशभक्ति की बात करते हैं। एक तो वो देश से बहुत प्यार करते हैं जिनको खाने को रोटी नहीं है और जिनका कोई रोजगार नहीं है, वो इस देश की बात करते हैं। और एक वो करते हैं जिन्होंने देश को बहुत लूट लिया है। यहां इन दोनों तबकों से अलग लोग हैं। सच्चा हिंदुस्तान ये है जिसको खाने की रोटी तो है और इन्हें देश को लूटने का मौका भी नहीं मिला है, तो लूटेंगे कहां से? आई एम सॉरी टू से। ये जो बीच का तबका है कि जिसे खाने के लिए रोटी है लेकिन किसी दूसरे की भूख की फिक्र करता है, ये देश है। हाँ, जिसको रोटी नहीं है वो तो बेचारा कहेगा इन्हें अच्छी अच्छी बातें हैं। आप लोग, कोई इंजीनियर होगा, कोई एमबीए किया होगा, कोई किसी सर्विस में होगा, कोई किसी बिजनेस में होगा, आप वक्त निकाल रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि इस देश में कैसे, इस देश के अंदर जो संस्कृति है, सभ्यता है, जो हमारी रवायतें हैं, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, वो कैसे कायम रहें, कैसे मजबूत रहें, कैसे हमारा नेशनल इंटीग्रेशन का जो हमारा सिद्धांत है वो मजबूती से हम उसे लेके आगे बढ़ें, कैसे ये देश अखंड रहे। आप ये सोच रहे हैं, इसलिए मैं आपकी श्रद्धा को, निष्ठा को, संकल्प को प्रणाम करता हूं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस में बुनियादी थोड़ा सा अंतर मुझे नजर आ रहा है।
वहां उम्मीद है कि हमें एमएलए का, एमपी का टिकट मिलेगा। मुझे लगता नहीं कि आप में से 1% लोग भी इस सपने को संजोए होंगे। जब कभी अपने स्वार्थ को रख करके विचार दिया जाता है तो वह परमार्थ नहीं कहलाता। परमार्थ वो होता है जहां अपनी आवश्यकता तो पूरी हो लेकिन स्वार्थ ना हो। मेरे दोस्तों, अपना ख्याल रखो लेकिन पड़ोसी का भी ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो अपने दोस्तों का भी ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो अपने दुश्मनों का भी ख्याल रखो। बहुत अच्छी बात कही है। मुझे अभी मनु सिंघवी जी ने जो इशारों में कहा, और मुझसे पहले जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस बेरस बोल रहे थे, उन्होंने एक जुमला पेश किया कि 4 सालों में कुछ ज्यादा हो गया है। अरे भाई, कोई दूसरे ग्रह से थोड़े आए हैं मोदी जी, तुमने ही तो दिए हैं। बोलो, एक आदमी, पहली बार मुझे ऐसा नजर आया है, हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। देखिए, अच्छाई बुराई सब में होती है। मैं डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा फैन भी हूं, लेकिन कभी कभी उन्हें कहना पड़ता था, कुछ बोलो, तुम प्रधानमंत्री हो, बोलना है कुछ भी। लेकिन यह नहीं पता था कि अब ऐसा आ जाएगा, इसे कहना पड़ता, भाई चुप कर, तू प्रधानमंत्री है। ये पता ही नहीं था। हम सोचते थे डॉक्टर साहब हैं भाई, ठीक है यार, इनको कुछ तो बोलना चाहिए। मैं गंगा मुक्ति आंदोलन का राष्ट्रीय कन्वीनर था, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कई मीटिंगों में हम लोग गए गंगा के मूवमेंट को लेकर के। तो हम सोचते थे कुछ तो बोले, देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ तो बोलें। लेकिन ये नहीं पता था भाइयों कि ऐसा आ जाएगा कि इसे कहना पड़ेगा, यार तू थोड़ा चुप हो जा भाई, तू देश का प्राइम मिनिस्टर है। अजीब अजीब तरह की वाहियात बातें हैं। मुझे याद है, पता नहीं आप कितने लोग गांव से ताल्लुक रखते हैं, जब हम 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं तक पढ़ते थे गांव में, तो 15 अगस्त को रेडियो होता था, उसे बीच में रखा जाता था और सब लोग कहते थे देश का प्रधानमंत्री लाल किले से क्या बोलेगा। अब बंदा गुंजाइश नहीं छोड़ता भाई। जो 364 दिन चुप रहे तो 65वें दिन बोलेगा ना, और जो 364 दिन बा 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 बा, अजीब तमाशा। तो क्या सुनोगे उसको, है? सच में एक दिन मैं सुन रहा था डॉक्टर संजय सिंह साहब, नहीं यार बोर हो रहे हो तो मैं हट जाऊं। देखो, आप लोग जवान लोग हैं, हम लोगों का दौर चला गया, आपको थोड़ा सा हंसना बोलना भी चाहिए, है? एक दिन डॉक्टर साहब, मैं सुन रहा था उनको, तो ऐसे ऐसे करके कह रहे थे, एक वो कोई दुबई से पकड़ा है कोई, वो जो वो, हाँ ये इनको नाम याद है, कांग्रेस वाले ना, इनको ठीक नहीं, तो वो पकड़ लाए साहब। कोई बात नहीं, कितने लोग पकड़े जाते हैं, मनु सिंघवी साहब उसे छुड़वा भी देंगे, ऐसे थोड़ी है। क्या हो गया, ये ना छुड़वाएंगे कोई और छुड़वा देगा। अभी तक अरुण जेटली यही काम करते थे, इसमें क्या हो गया। लेकिन देश का प्रधानमंत्री उस पर बयान दे रहा, क्या मैंने देखी उनकी वो स्पीच, कहा भाइयों बहनों, हमने पकड़ा है एक राजदार। अब जब वो आएगा, सोचो अभी पता चला है कि दुबई में पकड़ लिया, जब वो आएगा तो बोलेगा, बोलेगा तो राज खोलेगा, और किस किस के नाम बोलेगा हम जानते हैं। एक थाने का दरोगा होता ना, वो भी इतनी ईमानदारी बरतता है कि अगर रात को किसी चोर को पकड़ ले, अब वो कानूनी बात समझ गए मेरी, मैं क्या कहना चाहता हूं। दरोगा वो थाने का दरोगा इतनी डिग्निटी मेंटेन करता है कि जब तक उस मुलजिम को कोर्ट में पेश ना कर दे, नहीं बताता इसने क्या क्या बोला। ये देश का प्रधानमंत्री है,
मतलब दरोगों से भी ज्यादा लोअर मेंटेलिटी का आदमी है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री है, हमें झेलना है। मगर मनमोहन सिंह जी साहब, ये मत सोचना आसानी से पीछा छोड़ देगा। जो देश के हालात हैं उन पर बात करनी चाहिए और बात करनी पड़ेगी, और शायद यही बात हो रही है। कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास है वो बलिदानों से भरा हुआ है। आपके सामने भी ये बात गली मोहल्ले में, पार्टीज में, शादी ब्याहों में आती होगी, अरे यार तुम तो कांग्रेसी हो। तो आदमी, पता क्या, हम लोगों को कांग्रेस के बहुत से अभी प्रियंका जी के आने से पहले का हाल ये था कि कांग्रेसी होने में लोग सोचते थे हाँ हाँ भाई मैं अभी आया हूं। वो अमिता जी नहीं है, अमिता सिंह, यू नो अमिता सिंह, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है इसलिए मैं हूं। अरे कांग्रेसी होना फक्र की बात है, गर्व की बात है, गौरव की बात है। क्यों गौरव की बात है, क्यों फक्र की बात है? क्योंकि इस देश की मिट्टी में कांग्रेस का लहू शामिल है। अगर आपसे कोई रिश्तेदार, कोई रिलेटिव्स, कोई दोस्त, जरूर होगा, प्रोफेशनल ज्यादातर भाजपा ही हो गए हैं सब, या भाजपा ही प्रोफेशनल हो गए हैं, दोनों में एक ही बात है। बट आप लोग प्रोफेशनल कांग्रेस की बात जो कर रहे हैं, तो आपके जरूर ऐसे लोग होंगे जो आपसे ये सवाल उठाएंगे। तो आप यही जवाब देना और सवाल करना कि देश की आजादी की लड़ाई में और देश की आजादी के बाद आज तक, गौर से सुनना इस बात को, देश की आजादी की लड़ाई में और देश की आजादी के बाद आज तक कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता शहीद नहीं हुआ। कोई शहीद नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। लेकिन शहादत पे सियासत करना उनसे ज्यादा किसी को नहीं आता। शहादत किसी की हो, सियासत वो करते हैं। आज हम इस जगह खड़े हैं, ये सब वर्तमान हालात की चर्चा हम कर रहे हैं, लेकिन इससे निपटा कैसे जाए, ये भी तो एक सवाल है ना। इससे कैसे निपटा जाए? मनु सिंघवी जी ने बहुत प्यार से, बड़ी शालीनता से देश में देश की सेवा करने का रास्ता बताया। मैं थोड़ा सा भिन्न हूं। मैं बदतमीज से, तहजीब से बात करने का आदी नहीं हूं। अगर कांग्रेस ज्यादा तहजीबदार हो गई तो इन बदतमीजों को इस गद्दी से कोई नहीं उतार सकता। दिल में प्यार हो, लेकिन डांटने को मना नहीं किया है। इन्हें इनकी भाषा में जवाब दो। इनसे कहो तुम हिंदुस्तान के नागरिक तो हो, तुम्हें भी रहने का हक है, लेकिन इस हिंदुस्तान को अपने बाप की जागीर समझना बंद करो। इनसे ये कहो, ये हिंदुस्तान गांधी का है, नेहरू का है, अशफाक का है, भगत सिंह का है, सुभाष का है, पंडित चंद्रशेखर आजाद का है, बिस्मिल का है, उन शहीदों का है जो 30,000 या 35,000 रुपए की तनख्वाह लेते हैं सिर्फ, और इस देश की सरहदों की रक्षा करते हुए अपने प्राण दे देते हैं। ये उन शहीदों का देश है। आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उतना ही हक रखते हो जितना मैं रखता हूं, मैं उतना ही हक रखता हूं जितना आप रखते हैं। इसलिए हम सब का हिंदुस्तान है। तो इसे बनाने में सदियां लगी हैं, इसे तुम्हें इतनी आसानी से हम बिगाड़ने नहीं देंगे। ये जज्बा रख करके इनसे सवाल करो। इनकी बदतमीजियों को तहजीब से मत सहो। अगर ये एक उंगली उठाएं तो एक थप्पड़ की तरह ऐसे खड़ा तो करो। अगर ये थप्पड़ दिखाएं तो घूंसा बनाओ। अगर ये चप्पल उठाएं तो जूता उठाओ। हाँ,
क्यों भाई? चोर सको भाई साहब, आप चोरी मत करना, मानेगा क्या? आधे से ज्यादा पॉलिटिशियन मैंने देखा वो ये कहते रहते हैं ये साहब बुरे हैं, शैतान हैं, इस देश को तोड़ देंगे, तोड़ रहे हैं। अरे तुम बचाओ ना, ऐसे थोड़ा ही देश ऐसे थोड़ी बचेगा। देश इन चंद शैतानों को पकड़ो, गर्दन ठीक कर दो। कत्ल नहीं करने को कह रहा हूं, कभी गलत सोशल मीडिया मेरा इसका वो कर दे। पाकिस्तान का एक चैनल है, वहां की एक एंकर ने मुझे एक बार लाइव पे बुलाया और मुझसे कहा कि आपकी बड़ी मकबूलियत है हमारे मुल्क में। तो मैंने कहा आपकी मोहब्बत मेरे लिए मुसीबत बन जाएगी मेरे मुल्क में। यस, हाँ, आसमा शिराजी बहुत ही पॉपुलर एंकर है वहां की। तो कहा कैसे कि हम आपको दावतनामा भेजते हैं, आप पाकिस्तान तशरीफ लाइए। मैंने कहा मैं तशरीफ ला के वापिस तो आऊंगा, जब मेरी तशरीफ वापिस आएगी तो मुझे एंटी नेशन घोषित कर दिया जाएगा। है डॉक्टर साहब? हाँ, मैंने कहा इंतजार करो, समय बदल रहा है, हुकूमत भी बदलेगी। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। अमिता सिंह जी, ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस का हर सिपाही आपके जो साथ यहां तक आया है वो सब प्रणाम का हकदार है, सलाम का हकदार है, बधाई का हकदार है, सराहना का हकदार है, समर्थन का हकदार है। और मैं सबको अपनी तरफ से यह कहना चाहता हूं कि एक तो हर साधु को साक्षी महाराज मत समझो। हाँ भाई, हमारे लिए भी तो स्पेस छोड़ो ना थोड़ा सा। हाँ, हमारा तो शास्त्र और पुराण कहते हैं भाई बलात्कारी भी साधु हो सकता है, लेकिन साधु को बलात्कारी नहीं होना चाहिए। चोर नेता हो सकता है, लेकिन नेता को चोर नहीं होना चाहिए। इसलिए इस देश को बिल्कुल बेफिक्र रहो, हवाएं बदल रही हैं। और मैं कहना चाहता हूं अपनी बात को खत्म करते हुए कि तकदीर को ना कोस, नियत आजमा के देख। आप यहां 500, 700, 1000 लोग होंगे, आप देश बदल सकते हो मेरे दोस्तों। गांधी तो अकेला चला था, भगत सिंह अकेला शहीद हुआ था, चंद्रशेखर आजाद ने अपनी कनपटी से गोली मार करके अपने प्राणों को न्यौछावर किया, वो भी अकेला था। याद रखना, कर्म उतना महत्वपूर्ण नहीं है, विचार बहुत महत्वपूर्ण है। बीज जो है वही वृक्ष बनता है। ये जो एटम की तरफ फैलता है विचार, क्रांति हमेशा लोगों से नहीं आती, विचार से आती है। जब विचार फैल जाता है तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, कारवा बन जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि तकदीर को ना कोस, नियत आजमा के देख, शोलों के दरमियां नशेमन बना के देख। अल्लाह किसका नाम है, मल्लाह किसका नाम, तूफान किसका नाम है, कश्ती में आके देख, अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख, भीगे हुए परों से परवाज करके देख, भीगे हुए परवाज करके देख। मैं अमिता सिंह जी और आपकी तमाम कमेटी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और ताउम्र रहूंगा। आपने मुझे यहां बुलाया, मुझे ऑनर किया, शीला जी का दर्शन कराया, मनु सिंह जी का लेक्चर मुझे सुनने को मिला, मुझे बहुत चीज़ें सुनने को मिली, सीखने को भी मिली। डॉक्टर संजय सिंह को मैं सुनूंगा, मुझे बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन हर साधु को साक्षी महाराज मत समझना। संतों ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, चाहे वो विवेकानंद हो, स्वामी दयानंद हो, दधीची हो। हम सब संत हैं और हम सब दुष्ट हैं। जब हम गलत काम करते हैं तो हम राक्षस हैं, जब हम अच्छा काम करते हैं तो संत हैं। पहनावे से और क्रियाकलाप से थोड़ी पता चलता है हमारा भाव कैसा है। हमारा भाव अगर देने का है तो हम दाता हैं, हमारा भाव अगर लेने का है तो हम भिखारी हैं। फैसला तुम्हें करना है, तुम दाता बन के जीना चाहते हो या भिखारी बन के जीना चाहते हो। अगर दाता बन के जीना चाहते हो तो इस देश को देने का भाव पैदा करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि आपको बधाई देता हूं। एक वचन देता हूं कि जब जब अमिता सिंह जी आप मुझे कहीं बुलाएंगी, मैं
पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कार्यक्रम में शिरकत करूं, आपसे कुछ सीखूं, प्रेरणा लूं और आपके इस मिशन को देश के कोने कोने तक अगर मैं ले चलने में थोड़ा भी मददगार सिद्ध हुआ तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।